हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले चैप्टर 5 की एज 2 की। और इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने एज 1 भी जो है अच्छे से कवर किया था। हर एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन वगैरह सब कवर किए थे उस एक वीडियो में। वन शॉट वीडियो अपन ने उस वो जो यहाँ पर बनाई थी। और सेम इसमें भी अपन करने वाला है। एज 2 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन है, साथ ही बैक क्वेश्चन है, उसको भी जो अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं। और साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एज का कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करते हैं वो आईसीआई मटेरियल, जो आईसीआई की वेबसाइट पे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है सारांश बुक के नाम से, उस एज मटेरियल में से अपन पूरे एज को जो यहाँ पर के कॉन्सेप्ट को देखने वाला है। कुछ पॉइंट जो यहाँ पर रह जाते हैं वो मैं अलग से इंक्लूड कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर चैनल पर जो अगर आप नए हैं चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी फ्री वीडियोज़, इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सीधी बात नो बकवास, सबसे पहले बात करेंगे अपन एज टू के इंट्रोडक्शन की कि एज टू किस किस चीज़ से डील करता है। तो ये इन्वेंट्री वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री जो अपन नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट पे आपने देखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अपन कैलकुलेट करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक की जब भी बात आती है आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर वाला कॉन्सेप्ट करके देखते हैं। उस सारे कॉन्सेप्ट को अपन एज टू में ही कवर करते हैं, क्योंकि एज टू आपसे डील करता है क्या क्या एज टू में कवर होता है। कि एज टू आपको गाइड करता है कि आपको कॉस्ट फार्मूला कौन से लगाना है, साथ ही आपको मेथड कौन से लगाना है, डब्ल्यू डी वी हो, फीफो हो, ऐसे लीफो हो, वो मेथड आपको कौन से लगाना है। साथ ही जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी जो अपन बात करते हैं, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें अपन इन्वेंट्री के एज टू में ही देखते हैं। ठीक है, और एज टू और एज 10 जो यहाँ पर कई बार कोरिलेट हो जाते हैं, पर ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक में आपको नहीं करके चलना है, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्कोप ऑफ एज की, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो यहाँ पर एज टू में अपन कवर करते हैं। तो एज टू में वो सभी चीज़ें कवर होगी जो ये 3 पॉइंट में है। ये जो 3 पॉइंट है इसके अलावा एज टू में वो सभी चीज़ें अपन कवर करते हैं इन्वेंट्रीज में। अब ये 3 चीज़ें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एज अ वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस वाला है इन्वेंट्रीज, वो जो यहाँ पर अपन एज टू से एक्सक्लूड करते हैं। साथ ही वर्क इन प्रोग्रेस जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सर्विस से, आपके सर्विस प्रोवाइडर से आपसे रिलेट करता है और वो वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में, तो उसको अपन इन्वेंट्रीज के डेफिनेशन कवर नहीं करते हैं, वो जो इन्वेंट्रीज के स्कोप से बाहर है। इसके बाद जो शेयर, डिबेंचर्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो कि अपन एफएम में देखते हैं। ठीक है, इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर अलग रखा गया है इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन से, जैसे उसको आप स्टॉक एंड ट्रेड के फॉर्म में ही रख रहे हो। ठीक है, तो उसको एज टू के डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया। इसके अलावा एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आगे जाकर अपन देखेंगे कि इन्वेंट्री, लाइव स्टॉक वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्रीज की। अपन ने देख लिया कि क्या क्या स्कोप से बाहर है। अब इन्वेंट्री के डेफिनेशन में कवर क्या क्या होता है वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो इन्वेंट्रीज के डेफिनेशन में सबसे पहले इन्वेंट्री तो क्या है, एक एसेट है जिसको अपन एसेट के फॉर्म में देखते हैं। और इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, सबसे पहली चीज़ कि ऐसी चीज़ जो आप हेल्ड फॉर सेल के पर्पज से रख रखे हो। मतलब आपका पर्पज़ उसको कंज्यूम करना नहीं है, आपका पर्पज़ उसको फर्दर सेल करना है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस ही ऐसा है कि आप उस चीज़ को बनाते हो, साथ ही उस चीज़ को आगे सेल करते हो। तो उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप उसको एज अ हेल्ड कर रखे हो सेल पर्पज़ के लिए, तो उसको जो आप इन्वेंट्री के डेफिनेशन कवर कर सकते हो। इसमें अपन गुड्स परचेज भी जो इंक्लूड करते हैं, ऐसे उसको सेल के पर्पज़ से के लिए रखा जा रहा है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है अपने पास, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि सेल के लिए रखा गया है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कुछ प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद जो है सेल की जाती है। तो वो जो अगर प्रोसेस में माल रखा हुआ है, इन्वेंट्री जो एसेट रखी हुई है, उसको भी अपन इन्वेंट्री के डेफिनेशन में कवर करते हैं। और ये प्रोसेस में कैसे कैसे हो सकती है उसको अपन वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। ठीक है, मटेरियल हो सकता है, वो किसी भी तरह का यहाँ पर हो सकता है। तो उसको ऊपर जो है अपन एज टू के डेफिनेशन में इन्वेंट्री के डेफिनेशन कवर करते हैं। उसके बाद जो थर्ड अपन को यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम। मतलब जो ऐसे मटेरियल जिसको अपन कंज्यूम करने के लिए रख रखे हैं और उस मटेरियल को कंज्यूम करके आप आगे जो है एक सेलेबल प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उसको भी जो इन्वेंट्री के डेफिनेशन में कवर किया गया है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में हो वो, जैसे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में हो, तो अपन इन्वेंट्री के डेफिनेशन में एसेट में कवर करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो एज 10 से भी रिलेट करती है, एज 2 से भी रिलेट करती है, कि अदर देन मशीनरी स्पेयर, जो सर्विसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स, उसको अपन एज 2 में रखें या फिर एज 10 में रखें,
तो सीधा सा जवाब है इसका कि अगर वो AS10 की डेफिनेशन को कवर करते हैं तो उसको AS10 में डाल दो, पर अगर AS10 की डेफिनेशन को कवर नहीं कर रहे हैं तो आप जो है उसको लेकर आओ AS2 में, ठीक है। तो AS10 को सबसे पहले देखना आपको उसमें कवर होता है, इसी में रख लो। अगर वहाँ पे भी कवर नहीं हो रहा फिर आपको जो AS2 में उसको लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इन्वेंट्री की डेफिनेशन, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो चीज़ अपन ने देख ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास निकल कर आता है, कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, साथ ही 12 लेवल पे भी पढ़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन अपन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के कॉन्सेप्ट पे करते हैं। तो वो जो कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है उस कॉस्ट का एक्चुअल में डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, तो अपन वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो उस कॉस्ट का यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है 3 फॉर्मेट में। सबसे पहले ऐसी कॉस्ट जो कि परचेज से रिलेटेड हो, परचेज जब भी आप करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट यहाँ पर इनकर हो सकती है वो कॉस्ट यहाँ पर बताई हुई है। सबसे पहले ऐसी कॉस्ट जब भी आप कोई भी माल पर परचेज करते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, तो आपको उसको परचेज करने के लिए एक प्राइस देनी पड़ती है जिसको अपन परचेज प्राइस बोलते हैं। फिर उसको जो यहाँ पर लाने के लिए आपको कुछ खर्चे भी जो यहाँ पर बियर करने पड़ते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ड्यूटीज़ टैक्स वगैरह, जो कि यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, जिसको आप रिकवर नहीं कर पाओ, ठीक है। तो उस तरह के जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको आपको ऐड कर देना है अपनी कॉस्ट में, परचेज कॉस्ट में। इसके अलावा ऐसी जो भी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड हो, मतलब आपने क्या करा, जैसे परचेज किया आपने कोई सामान, तो आप डायरेक्ट वेजेस देकर अपने घर तक ला रहे हो, ठीक है, वो सारे एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है यहाँ पर एक्विजिशन से रिलेट कर रहे हैं, उसको भी आपको इसमें ऐड कर देना है कि इसमें परचेज के कॉस्ट में। और अब आपको लेस क्या करना है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट आपको परचेज के टाइम पर मिले हैं, रिबेट वगैरह, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह जो भी मिले हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर अपनी कॉस्ट में से डिडक्ट कर देनी है, फिर लेस कर देनी है। तो इस तरह से आपकी परचेज कॉस्ट यहाँ पर निकल जाती है। अब आप क्या करोगे, उसको खरीद के लाकर अब उसको कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उस पर क्या क्या आपको लगाना होगा, लेबर लगानी पड़ेगी और ओवरहेड लगानी पड़ेगी। तो लेबर तो सीधा से यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंस है, मतलब जितनी आपको लेबर चाहिए उतना ही आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब ओवरहेड आ जाते हैं यहाँ पर आपके दो टाइप्स के, कि एक तो वेरिएबल नेचर के और एक फिक्स नेचर के। वेरिएबल में भी वही कि जितनी आपको यूनिट चाहिए उससे आपको ओवरहेड्स ज़्यादा लगेंगे, और जितनी कम यूनिट्स होगी उतनी कम यहाँ पर ओवरहेड आपके लगेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, जो कि रिलेट करते हैं आपके डायरेक्ट यूनिट से। पर बात करें अगर फिक्स प्रोडक्शन की, मतलब फिक्स जो ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कैसे रिलेट करते हैं, तो जैसे कि एक रेंट होता है अपने, जो एक मंथली बेसिस पर होता है, मतलब आप चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे 20,000 बनाओ, चाहे 50,000 बनाओ, वो रेंट जो, जैसे कि मान के चलो एक 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये का रेंट 10,000 ही रहने वाला है, ऐसे आप कितने भी यूनिट प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो अपन बोलते हैं, नाम देते हैं फिक्स ओवरहेड। और ऐसा ओवरहेड जो कि यहाँ पर वेरी करता है यूनिट्स के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, उसको अपन वेरिएबल ओवरहेड की कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर अदर कॉस्ट अपन को इंक्लूड करनी पड़ती है। अदर कॉस्ट मतलब ऐसे ही जो भी कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में मदद करती है। मान के चलो आपने फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर बना लिया, ठीक है, इसको अपन जो है अपने जो भी यहाँ पर अपनी जो भी शॉप है उस तक लाने के लिए जो यहाँ पर जो भी एक्सपेंस करे, जो भी गाड़ी वगैरह का एक्सपेंस दे रहे हैं, सारी उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए ये एक्सपेंस किया जा रहा है। तो इस एक्सपेंस को भी जो है इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड किया जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये अदर कॉस्ट का एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे क्या ये होता है। तो ये अपन ने बात की है ऐसे प्रोडक्ट की जो कि एक ही टाइप का है, ठीक है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, और वो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी जब भी अपन उसको परचेज कर कर लाएंगे, उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट अपन बात करने वाले हैं जो वो जॉइंट प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, जब भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि उस प्रोसेस से जो है मोर देन वन प्रोडक्ट निकाल कर दे अपन को, मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट का जब भी यहाँ पर काम होगा उसको अपन जॉइंट प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब आपको प्रोसेस के दौरान एक ही प्रोडक्ट नहीं मिले, अलग अलग प्रोडक्ट मिलने वाले जो कि एक से ज़्यादा होंगे, उसको जो अपन नाम देते हैं यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट। और जॉइंट प्रोडक्ट के साथ साथ जो यहाँ पर कई बार बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जो कि यहाँ पर मार्केट में आसानी से आप सेल कर सकते हो, तो उसके भी अलग से कैलकुलेशन होती है जो कि अपन जो एक एक करके देखने वाले। सबसे पहले जो भी आउटकम आ रहा है, यानी कि जो भी आप प्रोड्यूस कर निकाल रहे हो वो आउटकम अगर आपका जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, और आउटकम अगर बाय प्रोडक्ट है जो अपन अपना इंटेंशन तो नहीं था बनाने का पर वो एक्चुअल में निकल ही जाता है, तो उसको बाय प्रोडक्ट अपन मानते हैं और उसको जो आसानी से सेल भी कर सकते हैं अपन, उसका भी जो यहाँ पर कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। सबसे पहले बात करेंगे आउटकम जो कि जॉइंट प्रोडक्ट के तौर पर निकल रहा है, और वो सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल है, मतलब आप उसकी सेपरेट से कैलकुलेशन कर सकते हो।
तो उसका जो है कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें अपन क्या करते हैं, ये प्रोसेस है स्टार्टिंग में, जब भी अपन रॉ मटेरियल डालते हैं स्टार्टिंग में, तो वो प्रोसेस होकर यहाँ पर प्रोसेस होता हुआ यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको अपन सेपरेशन पॉइंट बोलते हैं। वहाँ से जो है दो प्रोडक्ट अलग अलग रूप ले लेते हैं, जब भी अपन जॉइंट प्रोडक्ट वाले केस की बात करते हैं। तो वहाँ से दो प्रोडक्ट अलग अलग रूप ले लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट। और यहाँ पर अगर वो कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके अलग कैलकुलेशन होती है। फिर अपन क्या करते हैं, उस कॉस्ट को मतलब इस वाले प्रोडक्ट पर और इस वाले प्रोडक्ट पर उन पर अलग 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 एक्सपेंस करके उनको जो अलग अलग यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसको नाम दे दिया अपन ने फिनिश प्रोडक्ट ए, और इसको इस प्रोडक्ट को नाम दे दिया अपन ने फिनिश प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अपन ने प्रोडक्ट बनाए एक ही प्रोसेस से, और उसको अलग अलग सेल वैल्यू अपन उसकी रखकर अलग अलग तरीके से उसको सेल कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को समझने के बाद आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। तो जॉइंट प्रोडक्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे ऐसी कॉस्ट जिसको अपन मतलब हर एक प्रोडक्ट की ऐसी कॉस्ट जिसको अपन सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हर एक प्रोडक्ट की अपन कैलकुलेट कर पा रहे हैं कॉस्ट को अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो उस ईच प्रोडक्ट की कैलकुलेशन की जाएगी उसके सेपरेट कॉस्ट के बेसिस पर। मतलब ये जो सेपरेशन हुआ है यहाँ पर, अगर यहीं पर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस पर कितनी कॉस्ट लगी, ए पर कितनी कॉस्ट लगी, बी पर कितनी कॉस्ट लगी, और वो सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल है, तो उसको जो है कैलकुलेट करेंगे अपन सेपरेटली। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में मैंने लिया हुआ है, ठीक है, कि जॉइंट कॉस्ट अपन को दे रखी है 1 लाख की, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस यहाँ पर अपन को इनकर हुई है। ठीक है, अब ये दोनों पर एक ही, जैसे ए और बी प्रोडक्ट अपन को बनाना है, उन पर 1 लाख तक की अभी तक कॉस्ट लग चुकी है। अब जो प्रोडक्ट ए है उसको अपन जो यहाँ पर उसकी कॉस्ट यहाँ पर आगे जाकर होने वाली 40,000, और प्रोडक्ट बी है उसकी कॉस्ट होने वाली है यहाँ पर 60,000। इसी के बेसिस पर अपन इसको बांट देंगे। देखिए जो 1 लाख है इसको अपन 40,000 में बांट देंगे ए वाले में, और जो 60,000 है उसको बांट देंगे बी में। ठीक है, सेपरेटली अपन को आइडेंटिफिकेबल है। यहाँ सेपरेशन पॉइंट से अपन को पता चल जाता है कि वो कितनी कॉस्ट ए में लगी अपनी और बी में कितनी कॉस्ट लगी। ठीक है, तो जब सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल है तो ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और जब सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल ना हो कॉस्ट, जो अलग अलग प्रोडक्ट की सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल ना हो, तब क्या करना है। तो इसमें केस 2 करके मैंने आपको समझाया, उसी का एग्जांपल लूँगा। जो कॉस्ट आपकी 1 लाख की इनकर हुई है तो आपको कैसे डिवाइड करना है। तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब सीधी उंगली से जो यहाँ पर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर इस वाले फार्मूले में अपन करते हैं कि जब भी यहाँ पर कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल नहीं होती है, उस बेसिस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अपन जो सेल वैल्यू रहती है उसको बेस बनाकर उसके बेसिस पर जो यहाँ पर इसका डिवाइडेशन करते हैं कि कॉस्ट कैसे कैसे किस बेसिस पर वो बढ़ने वाली है। तो नॉर्मली जो है सेल वैल्यू कैसे बनती है, अपने जो भी सेलिंग प्राइस रहता है उसको अगर जितनी भी क्वांटिटी अपन ने प्रोड्यूस की उससे मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास सेल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। और इसका बेसिस सेल वैल्यू क्यों रखा गया है उसका भी एक लॉजिक मैं आपको बताऊं कि अपन 10,000 मान के चलो यूनिट सेल्स कर रहे हैं, और हर एक यूनिट की जो यहाँ पर सेल वैल्यू अलग अलग है। तो अपन को एक्चुअल में अमाउंट पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा अपन को कौन सा प्रोडक्ट कितना अर्न करके दे पाएगा। तो अपन क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले अर्निंग प्राइस निकालते हैं, यानी कि सेल वैल्यू निकालते हैं। उससे अपन को पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यहाँ पर अपन को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करके दे पा रहे हैं, और उसी रेवेन्यू के बेसिस पर अपन उसको अलोकेट कर देते हैं कॉस्ट को, ताकि अपना जो बर्डन है कॉस्ट का वो एक्चुअल टर्म में जितना भी अपना रेवेन्यू है उसको कवर करते हुए यहाँ पर आसानी से अलोकेट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है सेल वैल्यू के बेसिस। तो सेल वैल्यू जैसे मैंने केस 1 में एग्जांपल लिया कि प्रोडक्ट 1 मान के चलो यहाँ पर जो 10,000 यूनिट्स है वो 60 पर यूनिट पर बिक रही है, यानी कि 60,000 जो 6 लाख है वो अमाउंट अपन को ए से सेल करने से मिल रहा है। वहीं प्रोडक्ट बी की सेम यूनिट्स है पर उसकी जो सेल वैल्यू यहाँ पर 40 पर यूनिट है, इस तरह से 4 लाख अमाउंट अपन को प्रोडक्ट बी से मिल रहा है। तो इस तरह से अपना जो टोटल अमाउंट है यानी कि बेस जिसको अपन बोल सकते हैं वो 10 लाख का बन चुका है, और इस 10 लाख के बेसिस पर अपन जो 1 लाख की कॉस्ट अपन ने इनकर की थी जॉइंट कॉस्ट, इसको अपन अलोकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल कॉस्ट अपन को लेनी है, उसमें बेस को डिवाइड करना है, और जो भी जिस भी प्रोडक्ट के अपन को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मान के चलो ए की करनी है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की करनी है तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लाख की टोटल जॉइंट कॉस्ट है अपने पास, और बेस था अपने पास 10 लाख का जो अपन यहाँ पर कैलकुलेट किया है। और अगर अपन ए प्रोडक्ट को सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहे तो ए प्रोडक्ट की इसमें से कितनी थी, 10 लाख में से कितनी कॉस्ट थी, 6 लाख। इस तरह से 60,000 का अमाउंट अपन को जॉइंट कॉस्ट का ए में बढ़ जाता है। और बी में सेम अगर बात करें तो बेस अपने पास था 10 लाख का,
सेम 1 लाख को ही अपन को बांटना है, और उसका जो बी वाले का कॉस्ट था 4 लाख का था, तो इस तरह से 40,000 बी वाले में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो जब भी सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल ना हो तो उस केस में आपको कैसे लोकेट करना है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अपन जॉइंट प्रोडक्ट की, तो अपन बात कर चुके हैं, बाय प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, बाय प्रोडक्ट को कैसे आपको डील करना है। तो बाय प्रोडक्ट को डील करने से पहले आपको ये यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो मटेरियल है अपने पास या फिर वो मटेरियल आइटम है बाय प्रोडक्ट। मतलब वो अलग से कोई वैल्यू रखता है तो वो मटेरियल हो जाएगा अपनी, पर अलग जो यहाँ पर वैल्यू वो नहीं रखता, कोई भी अलग से वैल्यूएबल नहीं है वो, उसको इमेटेरियल अपन मानते हैं। और इमेटेरियल के केस में अलग ट्रीटमेंट होता है और मटेरियल के केस में अलग ट्रीटमेंट होता है। केस 3 अपन ने सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल के केस में। मान के चलो अगर बाय प्रोडक्ट की NRV है 5,000, मतलब आप उसको बेच सकते हो मार्केट में केवल 5,000 में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जो भी से टोटल कॉस्ट आपने इनकर की है, इस प्रेजेंट वाले केस में अपन ने 1 लाख की टोटल कॉस्ट इनकर की थी जॉइंट कॉस्ट, तो उसमें से उस NRV को आपको रिड्यूस कर देना है, लेस कर देना है, और फिर जो एक्चुअल में कॉस्ट आई उस एक्चुअल कॉस्ट को आपको बांट देना है अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन को इसका ट्रीटमेंट करना है जब भी वो इमटेरियल हो। पर अगर मटेरियल हो तो उसको जो है सेपरेट आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अपन एग्जाम्पल से ही देखेंगे, ठीक है। तो उसको सेपरेटली आपको डील करना है, बस ये आपको देखना पड़ेगा। तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बात करने के बाद अब अपन जो बात करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन कॉस्ट की। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है 3 तरह की होती है। मतलब जब भी आप प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो किसी फिनिश गुड्स में, तो उसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक तो फैक्ट्री ओवर वहाँ पर लग सकता है, लेबर तो लगती रहती है, और साथ में जॉइंट अगर वो जॉइंट प्रोडक्ट है तो जॉइंट कॉस्ट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अलग अलग केस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले फिर जो बात करने वाले फैक्ट्री ओवरहेड के करने वाले, तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर फिक्स नेचर का है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको अलोकेशन करने का बेसिस क्या रखा जाए, कि आप जो यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हो या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपकी उससे ज़्यादा भी हो सकती है नॉर्मल कैपेसिटी से, या फिर कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, और सीधा सा अगर फार्मूला यहाँ पर लगाया जाए तो दोनों में से हायर वैल्यू अपन ले लेते हैं कि हायर कैपेसिटी कौन सी है, एक्चुअल है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। तो उसको बेस बनाकर उसको फिक्स ओवरहेड जो है अपने उसको अलोकेट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल भी अपन देखेंगे आगे जाकर। इसके बाद आता है अपने पास वेरिएबल ओवरहेड, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर चलता है कि कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड भी घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद जो डायरेक्ट लेबर है वो भी यहाँ पर प्रोडक्शन पर डिसाइड करता है, इसको अपन को बांटना नहीं पड़ता है, ठीक है, जो यूनिट्स के बेसिस पर अपनी कैलकुलेट हो जाए। बात की अपन ने जॉइंट कॉस्ट की, तो जॉइंट में अगर वो मेन प्रोडक्ट है जॉइंट प्रोडक्ट है तो उसको सेल वैल्यू में से सेपरेशन कॉस्ट आपको घटा देनी है, और सेल वैल्यू में से जो भी यहाँ पर कंप्लीशन तक का स्टेज होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर उसका पार्ट बन जाता है। मतलब सेपरेटली अगर आइडेंटिफिकेबल है सेपरेशन पॉइंट पर उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, और अगर सेल वैल्यू एट कंप्लीशन मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनने तक उसका अलग यहाँ पर ट्रीटमेंट है, तो उसकी अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है। वहीं बाई प्रोडक्ट की अपन ने देखिए कि जो भी अपनी कॉस्ट है उसमें से जो सेल वैल्यू है यहाँ पर किसकी, बाय प्रोडक्ट की, तो अपन लेस करके जॉइंट प्रोडक्ट का अमाउंट है कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ तक देख लिया, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर एक्सक्लूड होती है यहाँ पर किससे, इन्वेंट्रीज की कॉस्ट से, जैसे कि एबनॉर्मल अमाउंट, स्टोरेज कॉस्ट जैसे कि स्टोरेज वगैरह रखने के लिए जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, गोडाउन वगैरह के, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी इंक्लूड नहीं होता है। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन 3 अपन देखने वाले हैं। यानी कि सीधा सा अगर अपन कहें कि प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के बाद के जो खर्चे होते हैं, एक तो वो, और साथ ही एबनॉर्मल नेचर के खर्चे वो आपको जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ तक अपने 2 चीज़ें कवर की, कन्वर्जन कॉस्ट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। इसके बाद जो कुछ कॉस्ट फार्मूला जो कि अपन को बताते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो इन्वेंट्री जो कि ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है, साथ ही इन्वेंट्री जो कि ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें इंटरचेंजेबल में अपन 2 तरह के कॉन्सेप्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। इसमें हिस्टोरिकल में अपने 2 आते हैं, फी फॉर वेटेड, और नॉन हिस्टोरिकल में 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिटेल इन्वेंट्री या फिर जिसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी बोला जाता है, और सेकंड यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो फीफो में तो अपन क्या देखते थे, जो भी पहले आइटम मतलब जो भी पहले इन्वेंट्री आती जाए उसको पहले पहले यहाँ पर निकालते जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड में अपन देखते थे जो भी अमाउंट अपने पास इन्वेंट्री आई है
उसको एक तरह से क्वांटिटी अलग रखते थे, उसका अमाउंट अलग रखते थे, फिर अमाउंट में डिवाइड कर देते अपन क्वांटिटी, और जो अमाउंट प्राइस अपन ने पास निकल कर आए उसी प्राइस से अपन उसको इशू करते थे। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक यहाँ पर हो जाती थी। तो अपन बोलते हैं रिश्ता वही सोच नहीं, यानी कि प्रोडक्ट तो वही है, बस प्राइस अलग अलग है। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, यहाँ पर जो अपना अमाउंट है उसको टोटल किया है और क्वांटिटी को टोटल किया है और उसकी एक बेस प्राइस यहाँ पर निकाल लिया है। नॉन हिस्टोरिकल में अपन देखते हैं रिटेल प्राइस। तो रिटेल में क्या होता है कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिमिलर मार्जिन का है, मतलब प्रोडक्ट तो अलग अलग है पर मार्जिन उनका सिमिलर है, तो उस केस में अपन उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सेल वैल्यू में से वो परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो कि सिमिलर है उसको अगर आप लेस कर देते हो तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर डिटरमाइन हो जाती है। वहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट में अपन कैसे करते हैं, जो आपने कॉस्टिंग में भी आप पढ़ोगे कि मटेरियल, सप्लायर, लेबर, जो कैपेसिटी रहती है यूटिलाइजेशन, उसके बेसिस पर एक स्टैंडर्ड अपन को प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसको अपन टोटल कर ले तो अपने पास जो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएट हो जाती है। उसके बाद जो है इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, इसमें आता है अपने पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, मतलब जिसको अपन स्पेसिफिकली अलग से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, अलग अलग आइटम हो जिसमें अलग अलग की कॉस्ट अपन अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, क्लियरली आइडेंटिफिकेबल हो, तो उसको अपन इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल का नाम देते हैं। इससे रिलेटेड भी इलस्ट्रेशन वन अपन आगे जाकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि एक चपाती है, एक दाल है, आलू है, मटर है, पनीर, में अपन अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे कि कौन सी सब्जी यहाँ पर है। और एक मेथड जो कि नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है, जिसमें अपन मिक्स जो सब्जी कर दी गई है उसमें अपन पता नहीं लगा पा रहे कि कौन कौन सी सब्जी यहाँ पर मिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम अपन दे सकते हैं। इसके बाद जो अपन देखने वाले मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इस टॉपिक में अपन 3 तरह की चीज़ें देखते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश गुड्स। ठीक है, तो 3 फॉर्म में जो आपका इन्वेंट्री हो सकता है, या फिर या तो रॉ मटेरियल फॉर्म में अभी तक उस पर कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस जिस पर यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, और फिनिश गुड्स जिस पर मतलब जो यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद जो यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हो चुका है। तो 3 तरह के यहाँ पर इन्वेंट्रीज होते हैं। तो रॉ मटेरियल के अगर अपन देखें सबसे पहले, तो रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन का कोई स्पेसिफिक जो है मेजरमेंट का बेसिस नहीं होता है। जो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन की जाती है वो फिनिश गुड्स है उसके बेसिस पर की जाती है। तो इसलिए अपन फिनिश गुड्स का बेसिस सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल का देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट होता है। तो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों का जब भी कॉस्ट का मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी, जो कि आपने नॉर्मली सुन रखा है अभी तक। तो कॉस्ट और एनआरवी ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है अपन को। इन दोनों में से जो भी लोअर हो आप ले लो इसकी कॉस्ट, यानी कि उसके मेजरमेंट का बेसिस यहाँ पर लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी से ले लिया जाता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो डब्ल्यूआईपी है और साथ ही में एक तरफ अपने फिनिश गुड्स है, तो इनकी जो एनआरवी है ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। मतलब डब्ल्यूआईपी में अपन जो है अलग थोड़ा मेथड कर देते हैं, और फिनिश गुड्स में जो डब्ल्यूआईपी में उससे थोड़ा सिमिलर रहता है। देखिए फिनिश गुड्स में अपन क्या करते हैं, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि उसको अगर आप मार्केट में जाकर बेचो तो आपके पास कितना पैसा हाथ में आएगा, तो उसको बोलते हैं अपन रियलाइजेबल वैल्यू। तो फिनिश गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू अपन लेंगे सबसे पहले। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू में से अपन को लेस करना है सेलिंग एक्सपेंस, मतलब उसको बेचने पर जो भी खर्चा आपके आ रहा है उसको अगर आप लेस कर दो तो आपके पास फिनिश गुड्स की FG की यहाँ पर NRV कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, पर कब वहीं बात करें अगर वर्क इन प्रोग्रेस की, तो इसमें से जो फिनिश गुड्स की एनआरवी अपने पास निकल कर आई है, इसमें से अपन को एक और चीज़ यहाँ पर लेस करनी पड़ेगी। वो क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि जो WIP अभी तक पूरा यहाँ पर बना नहीं है, पूरा रेडी नहीं हुआ है, उस पर आगे भी जाकर कुछ कॉस्ट यहाँ पर लगने वाली है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी कि फर्दर कॉस्ट अपन लेस कर दें तो यहाँ पर अपने पास निकल कर आती है NRV WIP की। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन हो जाती है कि फिनिश गुड्स में तो सिर्फ अपन को रियलाइजेबल वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस लेस करने को, मतलब सेलिंग एक्सपेंस लेस करना पड़ता है। पर WIP की वही बात की जाए तो रियलाइजेबल वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस तो लेस करो ही, पर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इनकी फर्दर कॉस्ट भी यहाँ पर लेस करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी WIP की NRV अपन को पता चलती है। ठीक है, तो इस तरह से मेजरमेंट का अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, कि रॉ मटेरियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट का बेसिस रहता ही नहीं है, फिनिश गुड्स के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए फिनिश गुड्स की एक तो होती है कॉस्ट, और एक होती है उसकी सेल वैल्यू, मतलब कितने पे उसको सेल किया जा सकता है।
तो अपन बात करें अगर फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू की, तो मानकर चलो यहाँ पर कि कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन दोनों में से एक चूज़ करना पड़ता है अपन को, जिसके बेसिस पर यहाँ पर रॉ मटेरियल को अपन को दिखाना है अपनी बुक्स में। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं अपन, तो अगर फिनिश गुड्स जो कि यहाँ पर एंड में जाकर रेडी होने वाला है, उसको अगर अपन कॉस्ट या फिर उससे ज़्यादा पर बेच पा रहे हैं, उस केस में अपन उसको कॉस्ट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपनी कॉस्ट रहती है रॉ मटेरियल की, तो अपन कॉस्ट पर कैलकुलेट करके अपने बुक्स में दिखा देते हैं। पर अगर जो फिनिश गुड्स है अपन उसको कॉस्ट पे कवर नहीं कर पा रहे, मतलब उसको बेचने पर उसकी कॉस्ट पे कवर नहीं हो पा रही है, तो उस बेसिस में अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बेस बनाकर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो इसलिए फिनिश गुड्स इसका बेसिस माना जाता है रॉ मटेरियल का, और कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से एक चूज़ करना पड़ता है रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद जो है लास्ट जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपको कुछ जो है यहाँ पर कंप्लाइंस करनी पड़ती है। तो किस किस की रिक्वायरमेंट आती है अपने पास, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्रीज जितनी होगी उसका अलग अलग डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। तो किस किस फॉर्म में हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकती है कंपोनेंट के फॉर्म में, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो सकती है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है, और स्टॉक जो है जो कि आपने एज अ ट्रेड रख रखा है, ठीक है, ट्रेडिंग के पर्पज़ से, वो यहाँ पर आता है। तो स्टोर एंड स्पेयर्स होते हैं जो कि A10 को कवर नहीं करें, यानी कि A2 में आ रहे हैं उसको इसमें कवर करते हैं। साथ ही लूज टूल्स और अदर जो यहाँ पर अदर जो भी यहाँ पर इन्वेंट्रीज है, तो अपन इसकी डेफिनेशन में कवर करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर इन्वेंट्री के क्लासिफिकेशन में आ जाती है। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है, कुछ डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में पॉलिसी अडॉप्ट की है, उस पॉलिसी से रिलेटेड आपको आपने जो भी कॉस्ट फार्मूला वगैरह अडॉप्ट किए होंगे उस टाइम जब भी यहाँ पर पॉलिसी आपने अडॉप्ट की होगी, वो जो यहाँ पर डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। जैसे टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज टुगेदर विथ क्लासिफिकेशन आपको देना है, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन उसका बताना है, इन्वेंट्रीज कैसी है, उसका कॉस्ट क्या था, उसका NRV क्या था, दोनों में से लोअर आपने कैलकुलेट किया है। इस तरह से प्रॉपर डिस्क्लोजर भी उसका होना आवश्यक है एज नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ बात कर ली अपने AS2 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। इस तरह से अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अपन बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, तो ICI मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। तो अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझा है, ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करते हुए रिकॉल कराते हुए उस वाले पॉइंट से जो अपन ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ठीक है, उससे एक एक एग्जाम्पल को मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल 1 की सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पार्टली फिनिश गुड्स जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो उनकी यूनिट्स अपन को बताई हुई एट द एंड ऑफ 11-12। ठीक है, 150 रुपीज़ पर यूनिट अपन को बताया हुआ है, सॉरी ₹150 की यूनिट्स उनकी बताई हुई। ठीक है, द यूनिट्स कैन बी फिनिट्स, मतलब जो उनको फिनिश किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100, मतलब उस पर जो और एक्सपेंडिचर यहाँ पर ₹100 का होना है, तब जाकर वो फिनिश गुड्स में अगले साल कन्वर्ट होगा। और बोला गया कि द फिनिश यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 250, उसको 250 में बेचा जा सकता है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब जो 4% ब्रोकरेज भी आपको देना पड़ेगा जब भी आप इसको सेल करोगे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया। आगे देखेंगे, अज्यूम दैट द पार्टली फिनिश यूनिट्स कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश फॉर्म, मतलब जो उसको आधे फॉर्मेट में जो है बेचा नहीं जा सकता, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे तभी वो जो है वो बिकने लायक होगी। तो इसलिए उसने बोला है कि इट्स NRV इज 0 विदाउट द प्रोसेसिंग इट फर्दर, मतलब उसको बीच में अपन बेच नहीं सकते, उसके कोई भी NRV यहाँ पर कैलकुलेट नहीं है, और जब आप उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे तभी उसको बेचा जा सकता है। अब आगे बोला गया कि देखिए द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी डिटरमाइन एज बिलोस, मतलब जब भी अपन वैल्यूएशन करते हैं किसकी, WIP की एज ए इन्वेंट्री, तो WIP कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको कौन से वीडियो में बताया था कि अगर आपको फिनिश गुड्स जिसकी सेल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उस फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू दी हुई है जो आके बनने वाला है, उसमें से अगर आप सेलिंग एक्सपेंस घटा देते हो तो आपके पास फिनिश गुड्स की NRV आ जाती है। उसमें से अगर आप फर्दर जो प्रोसेस कॉस्ट आने वाली है, जो आगे लगने वाली है WIP के फॉर्म में, ठीक है, तो वो अगर आप लेस कर देते हो उसमें, तो आपको WIP की NRV भी पता चल जाती है। फिर उसको कॉस्ट से कंपेयर करके दोनों में से जो भी लोअर है वो उसकी कॉस्ट अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो इसको सेल कितने में किया जा सकता है, 250 में, तो अपन ने सेलिंग प्राइस लिख दिया यहाँ पर 250, और जो भी अपना ब्रोकरेज वगैरह वो सबसे पहले लेस करेंगे। यहाँ पर उल्टा किया हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन पहले लेस कर दिया। अपन सबसे पहले ब्रोकरेज वगैरह जो भी सेलिंग एक्सपेंस होते हैं वो लेस करेंगे, तो यहाँ पर लेस किया अपन ने 250 का 4% अगर आप निकालो तो 10 यहाँ पर लेस होगा। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास निकल कर आया, क्या निकल कर आया, फिनिश गुड्स का NRV।
अब उसमें से अपन लेस करेंगे एस्टिमेटेड जो फर्दर कॉस्ट आने वाली अपने पास ₹100, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्दर एक्सपेंडिचर कितने का आने वाला है ₹100 का, तो उसको भी लेस करेंगे ₹100। तो इस तरह से जो NRV किसकी आ गई अपने पास, WIP की। तो यहाँ पर WIP की NRV आपके पास आ चुकी है। अब इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, ठीक है। अभी तक WIP की कॉस्ट कितनी लग चुकी है, तो WIP की कॉस्ट अभी तक अपने पास यहाँ पर ₹150 लग चुकी है। 140 को अगर कंपेयर करोगे 150 से, और इनमें से दोनों में से लोअर अगर देखा जाए तो लोअर यहाँ पर निकल कर आएगा अपने पास ₹140। तो इस तरह से वैल्यूएशन अपन ने एग्जाम्पल 1 को भी कंप्लीट कर लिया, और 140 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो लोअर ऑफ कॉस्ट हो रहा है NRV से अपन निकालते हैं, WIP चाहे से फिनिश गुड्स हो, ठीक है। रॉ मटेरियल का बस अपन अलग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल निकल कर आ रहा है एग्जाम्पल 2, उसको भी देख लेते हैं। ABC लिमिटेड जो यहाँ पर उनके पास एक प्लांट है विद कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स, मतलब 1 लाख जो उनकी नॉर्मल कैपेसिटी यहाँ पर बताई हुई है, और प्रोडक्ट पर एनम हर एक साल में। एंड एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड जो यहाँ पर 18 लाख के यहाँ पर बताए हुए, 18 लाख रुपीज़ में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि फिक्स ओवरहेड हमेशा अमाउंट में यहाँ पर गिवन होते हैं। और बोला गया कि फिक्स ओवरहेड जो है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी जो यहाँ पर वो ₹18 पर यहाँ पर यूनिट निकल कर आ रही है। मतलब जो फिक्स ओवरहेड का खर्चा जो अपन ने बांटा है, एलोकेट किया है, तो 1 लाख जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बेसिस पर अपन ने कैलकुलेट किया, 18 लाख को डिवाइड किया 1 लाख यूनिट से, तो इसलिए अपन ने जो ₹80 पर यूनिट का जो यहाँ पर एक्सपेंस निकल कर आ रहा है एज अ फिक्स ओवरहेड। अगर आपको रिकॉल नहीं हुआ है, एक बार लिख के मैं बता देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो अपन क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे एक्चुअल कैपेसिटी और उसको कंपेयर करते थे किससे, नॉर्मल कैपेसिटी से। अब इसमें से जो भी हायर अमाउंट निकल कर आया, मतलब जितनी भी हायर यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की गई है, दोनों में से हायर, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे नॉर्मल हो, वो अपन यहाँ पर बेस बनाते थे किसका, फिक्स ओवरहेड को बांटने का। तो अपन को अमाउंट में फिक्स ओवरहेड पता होते थे, क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं इस बेस से, ठीक है। तो अब जो भी पर यूनिट अमाउंट अपने पास निकल कर आया उसके हिसाब से अब अपनी यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितनी यूनिट्स अपन ने प्रोड्यूस किया उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम अपन देखने वाले केस 1 को सबसे पहले अपन रेफर करते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन तो अपन को गिवन है 1 लाख यूनिट्स का, और नॉर्मल जो अपन ने यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो भी 1 लाख यूनिट्स थी, ठीक है। तो 1 लाख और 1 लाख में से अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में से हायर अगर देखा जाए तो 1 लाख ही निकल कर आ रहा है, इसलिए इसका जो कैलकुलेशन होगा वो ₹18 पर यूनिट पर ही कैलकुलेट होगा। तो सेम फिगर आपके आएगा 18 लाख का, उसको डिवाइड करोगे आप किससे, 18 लाख को डिवाइड करोगे कि 1 लाख की कैपेसिटी से, और इसलिए आपका जो पर यूनिट का अमाउंट निकल कर आएगा अलोकेशन बेसिस पे ₹18 पर यूनिट पर निकल कर आ जाएगा। ये सेकंड में अगर अपन देखें तो एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स है, तो देखिए एक्चुअल 90,000 है, ठीक है। और जो नॉर्मल कैपेसिटी थी किसकी, नॉर्मल कैपेसिटी थी अपनी प्लांट की, वो जो यहाँ पर प्लांट की 1 लाख यूनिट्स थी। तो 1 लाख अगर अपन यहाँ पर रख के देखें, दोनों में से हायर कौन सा आ रहा है, 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। 1 लाख यूनिट्स यहाँ पर हायर आ रहा है, और फिक्स ओवरहेड अपने कितने थे, 18 लाख के। तो इससे यहाँ पर अपना जो पर यूनिट का अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। तो 18 लाख को अगर डिवाइड करो अगर आप किससे, 1 लाख से, तो ये भी सेम रहने वाला है, सॉरी चेंज नहीं होगा, ₹18 पर यूनिट भी जो है यहाँ पर सेम आने वाला है। तो अब अपन इसका कैलकुलेशन करें किसका, फिक्स ओवरहेड का, तो वो अपने कितने निकल कर आएगा, तो देखिए यहाँ पर 18 पर यूनिट के हिसाब से ही बांटा जा रहा है। इस तरह से कैलकुलेशन क्या आएगी, 90,000 यूनिट्स जो है आपने प्रोडक्शन की है, और हर एक यूनिट का जो पर यूनिट प्राइस अलोकेशन का निकल कर आ रहा है वो ₹18 का निकल कर आ रहा है। इस तरह से जो अमाउंट निकल कर आएगा वो 16.2 लाख यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर आपको 90,000 का ₹80 के हिसाब से निकालना है कि 90,000 और 1 लाख की कैपेसिटी में से अपना जो हायर निकल रहा है वो 1 लाख की कैपेसिटी निकल कर आ रही है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप जो है इसको 90,000 से कैलकुलेट कर लोगे तो वो गलत होगा। तो ये जो यहाँ पर इस मतलब ये जो पैराग्राफ है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं आप ऐसा गलत समझ लो कि जो 90,000 है उसके बेसिस पर ये 18 लाख को डिवाइड किया जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं किया गया। मतलब जो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेशन की 18 पर यूनिट, उसके बेसिस पर ही जो है इसको बांटा गया है, ठीक है। थर्ड केस आता है अपने पास कि एक्चुअल प्रोडक्शन 1.2 लाख है, और नॉर्मल अपन ने देखा ही था कि 1 लाख था। तो एक्चुअल अपने अगर यहाँ पर हो जाए, देखिए चेंज कर देता हूँ मैं एक बार, 1.2 लाख हो जाए और नॉर्मल कैपेसिटी अपने 1 लाख हो, तो हायर अमाउंट अपने पास कितना निकल कर आएगा, 1.2 लाख का। तो अब जो फिक्स ओवरहेड बांटेंगे अपन, उसका बेस अपन को 1.2 लाख के रखना पड़ेगा। 18 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 1.2 लाख से, तो ये जो अमाउंट आपकी निकल कर आएगा पर यूनिट का, तो वो पर यूनिट का अमाउंट आपकी कितना निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा
तो 15 पर यूनिट आपका जो यहाँ पर वो पर यूनिट का अमाउंट निकल कर आएगा जो आप अलोकेट करोगे फिक्स ओवरहेड को। तो इस तरह से जो टोटल यूनिट तो कितनी है 1.2 लाख की, तो 1.2 लाख को अब जो पर यूनिट आपको अलोकेट करना है ₹15 पर यूनिट से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास, तो आपके पास मेन अमाउंट यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, तो 21.6 लाख इस तरह से ओवरहेड जो है आपके पास निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो 21.6 लाख का ओवरहेड आपको कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से फिक्स है ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी होती है आपको। ठीक है, अलग अलग मेथड मैंने आपको बता दी, सिर्फ हायर वाला जो मेथड आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल और जो नॉर्मल कैपेसिटी उसमें से हायर अमाउंट कैलकुलेट करो, और जो बेसिस है उसको वो अपन को हायर वाला बेसिस ही उसको बना देना है। फिर जो भी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन या फिर नॉर्मल मतलब जो एक्चुअल कैपेसिटी है आपकी उसको मल्टीप्लाई कर देना उस पर यूनिट के अमाउंट से। उसके बाद जो अपन ने नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, तो अब जो अपन देखने वाले एग्जांपल 3 को देखने वाले कि एक ट्रेडर है जो कि परचेज कर रहा है सर्टेन आर्टिकल्स कितने में 85,000, तो 85,000 उसकी क्या बन जाती है कॉस्ट। आगे बोला गया कि उसने सेल किए ये आर्टिकल्स 1,05,000 में, और जो एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप है, देखिए मार्कअप में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही में जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट अपन बात करते हैं मार्जिन, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो मार्कअप होता है वो तो कॉस्ट पर लगता है, और जो मार्जिन होता है वो सेल वैल्यू पर लगता है, सेल पर अप्लाई होता है। तो इसलिए ये जो मार्कअप यहाँ पर दिया हुआ है वो ऑन कॉस्ट है, इसने खुद ने भी यहाँ पर लिख कर दे दिया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सीधा सा जो कॉस्ट है उसमें 25% मार्कअप जोड़ के उससे अपनी सेल वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। आगे बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट अपन को 15,000 की गिवन है। तो अब अपन सीधा सा सबसे पहले सेल वैल्यू निकालते हैं, और एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में, कि सेल वैल्यू में से अगर आप वो स्पेसिफिक मार्जिन जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है वो अगर आप लेस कर देते हो तो आपकी कॉस्ट वहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सेल वैल्यू पता लगाएंगे। तो सेल वैल्यू पता लगाने के लिए आपको कॉस्ट में 25% जोड़ना है। तो 85,000 तो अपना परचेज वाला आइटम है, और 15,000 जो है अपना कॉस्ट है, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया अपने पास 1 लाख का। और 1 लाख में अगर आप 25% ऑन कॉस्ट जोड़ते हो तो 25,000 अपने निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से टोटल सेल वैल्यू क्या निकल कर आया आपके पास 1 लाख प्लस 25,000, तो 1,25,000 आपके पास निकल कर आ जाती है। ठीक है, और 1,25,000 में से आपने कितने का सेल कर दिया यहाँ पर 1,05,000 का। तो अगर यहाँ पर लेस करें 1,05,000 को जितना अपन ने सेल कर दिया है एक्चुअल में, तो यहाँ पर अपन नाम दे इसको एक्चुअल सेल का यहाँ पर नाम दिया है पर, और 1,05,000 इसमें से लेस किया जाए तो अपना अमाउंट कितना बचा है, मतलब कितना अमाउंट जो सेल होने से रह गया वो कितना बचा है 20,000 का। और ये किस पर यहाँ पर सेल वैल्यू पर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक एट सेल वैल्यू। और इसमें से अगर अपन क्या लेस करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, स्टार्टिंग में क्या बताया मैंने आपको कि सेल वैल्यू में से अगर जीपी मार्जिन घटा दिया जाए तो कॉस्ट अपने पास निकल कर आ जाती है। तो इस सेल वैल्यू 20,000 में से अगर अपन 25% जो ऑन कॉस्ट है उसको ऑन सेल में कन्वर्ट करके उसको जो यहाँ पर लेस कर दे इसमें से, तो अपने पास कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। 25% ऑन कॉस्ट है और उसको कन्वर्ट करो अगर आप सेल्स में, तो 20% ऑन सेल्स वो निकल कर आ जाता है। और यहाँ से अगर जो क्लोजिंग वैल्यू जो यहाँ पर सेल वैल्यू पर गिवन है उसमें से आप 20% ऑन सेल्स यहाँ पर लेस कर दोगे, ठीक है 20,000 में से, तो 4,000 वो निकल कर आएगा। और एक्चुअल में जो क्लोजिंग स्टॉक का एट कॉस्ट आपके पास निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 16,000। तो यही अपन को निकालना था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो 16,000 का अमाउंट यहाँ पर सीधा सा निकल कर आ चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल 4 अपन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 4 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। कि अपन ने देखा था कि एक इंडिविजुअल आइटम अगर आपको उनको गिवन है यानी कि कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, तो अगर वो जो यहाँ पर सिमिलर आइटम रहते हैं तो सिमिलर आइटम को अगर अपन टोटल के बेसिस पर भी देखें, यानी कि उस आइटम में मतलब हर एक आइटम को अगर टोटल करें और उसके बेसिस पर भी देखा जाए तो वो भी यहाँ पर चलता है। पर अगर वो सिमिलर आइटम नहीं है तो इंडिविजुअल आइटम को अपन को कॉस्ट और एनआरवी विच लोअर करके देखना होता है। तो यहाँ पर वो सेम यहाँ पर इलस्ट्रेशन गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हर एक आइटम का अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। तो जब भी स्पेसिफिकली नहीं लिखता है वो सिमिलर आइटम नहीं मानना है अपन को, यानी कि वो सब अलग अलग है। तो इस तरह से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट लगा के दोनों में से अपन जो भी लोअर है वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू। तो 50,000 में से और 45,000 में से कौन सा लोअर है 45,000, और 20,000 और 24,000 में से कौन सा लोअर है यहाँ पर 20,000। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे और अपना टोटल जो अपना
इन्वेंट्री की वैल्यू निकल कर आएगी 65,000। तो और कुछ थोड़ा बहुत एज से रिलेटेड जो भी आप बात लिखोगे, ठीक है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अपने उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर रिलेट करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड अपन ने देखा है कि अलग अलग अपन को डिफाइन होता है, तो अपन अलग अलग के तौर पर ही उसको एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर का देख कर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर खुद ने क्वेश्चन ने खुद ने बोला कि जो अपना प्रोडक्ट है ABC, वो ना तो सिमिलर है ना इंटरचेंजेबल है, तो वो अपना स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो अपन ने पढ़ा था वो वाला यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, और हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग जो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि आपकी कॉस्ट और एनआरवी आपको दी हुई है 28, तो इस केस में आपका क्या निकलेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी 28 से आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड केस में बी वाले प्रोडक्ट में अगर देखें तो दोनों यहाँ पर बराबर है, तो 32 से ये वैल्यूएशन हो जाएगा। और सी वाले प्रोडक्ट में अगर अपन देखें लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो एनआरवी अपने जो कॉस्ट है यहाँ पर वो लोअर निकल कर आ रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यूएशन हो जाएगा यहाँ पर 60। तो इसका टोटल अगर आप कर लोगे तो आपका जो टोटल वैल्यूएशन है वो आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए 76 जो टोटल निकल कर आ रहा है, और इसमें से अपन ने लोअर एक एक इंडिविजुअल बेसिस पर देखा है क्योंकि वो इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो क्लोजिंग स्टॉक टोटल निकल कर आ रहा है वैल्यूएशन 76 लाख का निकल कर आ रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत थ्योरी आपको लिखनी ही पड़ेगी, ये इसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का जो ऐसे प्रैक्टिकल पोर्शन आता है वो प्रैक्टिकल पोर्शन आप सोल्व करके बता दोगे। बढ़ते इलस्ट्रेशन सेकंड पर कि एक्स कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने परचेज़ किए हैं गुड्स एट कॉस्ट 40 लाख के, और वो अक्टूबर में उन्होंने किए, और टिल द मार्च 12 75% ऑफ स्टॉक जो है वो सेल वो कर चुके हैं। अब देखिए 40 का अगर आप 75% निकालो तो 30 लाख का यहाँ पर गुड्स जो स्टॉक है वो सेल हो चुका है। आगे बोला गया कि कंपनी वांट टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख की, कंपनी जो है 10 लाख पर उस स्टॉक को दिखाना चाह रही है, और द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज़ 11 लाख, और कमीशन जो कि यहाँ पर है वो 10% अपन को बताया सेल्स पर, जो अपन सेल्स पर ही देते हैं। अब आपको एडवाइस करना है व्हाट इज़ द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज एट 31 मार्च 12। अब देखिए जब भी परचेज गुड्स की बात की जाती है तो अपन जो है बात करते हैं, यानी कि ये पूरा पका पकाया माल है यानी कि फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स के केस में अपन क्या देखते हैं, कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। एनआरवी के कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि एनआरवी की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, सेल वैल्यू लोगे, उसमें से जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है वो लेस करना है आपको, इससे आपकी फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू आपकी निकल कर आ जाती है। सॉरी, फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू नहीं, फिनिश गुड्स की जो एनआरवी होती है वो आपकी निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यूएशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कॉस्ट अपन देख लेंगे। तो कॉस्ट तो सबसे पहले फिनिश गुड्स की कितनी बची है, 40 लाख का सामान था, 30 लाख उसमें से अपन ने बेच दिया, यानी कि आप जो 10 लाख का है 10 लाख की कॉस्ट का सीधा सा जो है सामान अपने पास बचा हुआ है एज अ क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद जो है इसकी एनआरवी अगर अपन निकालना चाहें तो अपन को सेल वैल्यू चाहिए, सेल वैल्यू कितनी गिवन है 11 लाख की, इसमें से अपन सेलिंग एक्सपेंस घटा देंगे, कितना परसेंट है 10%, तो सेलिंग वैल्यू जो अपने 11 लाख है, 11 लाख में से अगर अपन जो 10% घटा है यानी कि 1 लाख, तो अपना 10 लाख का जो है सीधा से क्या निकल कर आ रहा है एनआरवी। सॉरी शायद तक अपन ने यहाँ पर कैलकुलेशन गलत किया, सॉरी 11 लाख का जो अपने निकल कर आएगा वो 1.1 लाख निकल कर आएगा, तो यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, 1.1 लाख यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए जो अपना एनआरवी निकल कर आएगा किसका, फिनिश गुड्स का, वो कितना निकल कर आएगा 9.9 लाख, ठीक है। अब दोनों में से लोअर अगर आप देखोगे कि कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, तो 9.9 लाख से अपन इसकी वैल्यूएशन कर देंगे, और आप जो है इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको आपको प्रेजेंट करना है, देखिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया अपने पास वैल्यूएशन 9.9 लाख का, यानी कि 9,90,000 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसके बाद जो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर पढ़ेंगे, देखिए इलस्ट्रेशन 3 आपके जो नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है उससे रिलेट करता है सीधा सा। इसमें मैं आपको जो है एक थंब रूल यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट वाला जब भी कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, जितने भी यूनिट्स आप पर स्टार्टिंग में डाली गई है उन यूनिट्स को, जैसे कि यहाँ पर 5000 डाली गई तो आगे अपन देखेंगे, और उस यूनिट्स को जो आपको 3 तरह में डिवाइड कर लेना है। कैसे कैसे कि जो नॉर्मल यूनिट्स है वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है, फिर नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स जो आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है, और फिर एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है। अब ठीक है, अब जो सेकंड है यहाँ पर वो आपको कैसे क्या ध्यान रखना है कि आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो भी यहाँ पर निकलता है वो कॉस्ट पर यूनिट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे और उसको डिवाइड करोगे यहाँ पर क्वांटिटी से, और इस क्वांटिटी को निकालने का एक और थंब रूल यहाँ पर आता है जो आपको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है या फिर समझ लेना है, ठीक है। कि जब भी आप ये क्वांटिटी निकालोगे
तो जितने भी यूनिट्स स्टार्टिंग में डाली गई टोटल, ठीक है, उसमें से आप प्लेस करोगे केवल नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स, ठीक है। इससे आपके जो रिमेनिंग जो यूनिट्स बचेगी उसी को आपको जो है यहाँ पर डिवाइड करके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से अब अपन क्वेश्चन को आगे प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि इन द प्रोडक्शन प्रोसेस की नॉर्मल वेस्ट यूनिट ऑफ 5% ऑफ इनपुट, मतलब जो है जो भी नॉर्मल लॉस हो रहा है वो 5% ऑफ इनपुट का हो रहा है। और इनपुट यहाँ पर कितना किया जा रहा है, देखिए 5000 मेट्रिक टन इनपुट वर प्रोसेस, ठीक है, पुट इन द प्रोसेस, जिससे रिजल्ट वेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पर 300 मेट्रिक टन, ठीक है। इसका आगे जाकर बाइफरकेशन करेंगे, में नॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है और एब नॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है। आगे बोला गया कि कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज, यानी कि एक मेट्रिक टन को बनाने में यहाँ पर 1000 की कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। और अपन ने टोटल 5000 मेट्रिक टन यहाँ पर इनपुट डाला है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट अपन निकालेंगे कि 5000 को अगर पर मेट्रिक टन इनपुट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें पर उसकी कॉस्ट से 1000 से, यहाँ पर 50 लाख का अमाउंट यहाँ पर टोटल कॉस्ट के तौर पर निकल जाएगा। आगे बोला गया कि द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड, मतलब जो भी क्वांटिटी वेस्ट हुई है वो स्टॉक में है एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। और आगे बोला गया स्टेट विद द रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरीज इन दिस केस, मतलब आपको इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन करना है, सीधा से ये बोला गया है एएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो मैंने आपको रूल्स बताए वो आपको ध्यान रखने हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले जितनी भी क्वांटिटी है उसको आपको बाइफरकेट कर लेना है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी, फिर नॉर्मल लॉस में और फिर एबनॉर्मल लॉस में, ठीक है। फिर आपको कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए जो क्वांटिटी डिवाइड में की जाती है उसको कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल क्वांटिटी है उसमें से नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी यहाँ पर लेस कर देंगे और रिमेनिंग को डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अपन बाइफरकेट कर लेते हैं टोटल यूनिट्स को, ठीक है। 5000 मेट्रिक टन यहाँ पर इनपुट किया गया था, जिसमें से 5% ऑफ इनपुट क्या हो रहा था, नॉर्मल वेस्ट हो रहा था। नॉर्मल वेस्ट मतलब नॉर्मल लॉस। तो अगर 5000 का 5% निकालोगे तो 250 यूनिट्स यहाँ पर निकल कर आ जाती है, 250 मेट्रिक टन यहाँ पर आप बोल सकते हो। और जो टोटल लॉस था वो यहाँ पर देखिए बोला गया था कि 300 मेट्रिक टन का हुआ था। अब देखिए 300 का टोटल लॉस हुआ, जिसमें से 250 का नॉर्मल लॉस था, तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर 50 मेट्रिक टन का क्या हुआ और एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने बाइफरकेट किया है। और बाकी का यहाँ पर क्या बच गया होगा, जो 4700 यहाँ पर यूनिट्स बची होगी वो नॉर्मल क्वांटिटी बची होगी, ठीक है। तो इस तरह से बाइफरकेट कर लेना है टोटल इनपुट को। फिर अपन क्या करेंगे, अब कॉस्ट पर यूनिट पे जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट अपन ने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ही ली थी कि टोटल इनपुट 5000 मेट्रिक टन का क्या था, हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी 1000 पर यूनिट, ठीक है। तो इससे अमाउंट जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी वो 50 लाख की निकल कर। अब इसमें डिवाइड करना है क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी सिर्फ रिमेनिंग क्वांटिटी को ही अपन को डिवाइड करना है। टोटल कितनी थी अपने पास 5000, ठीक है, 5000 थी अपने पास टोटल। और इसमें से जो है 250 के यहाँ पर क्या हो गई थी नॉर्मल लॉस, तो 4750 यहाँ पर रिमेनिंग बच जाती है। तो इसको डिवाइड करेंगे सीधा 4750 मेट्रिक टन यूनिट से। तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, मैं एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ। 50 लाख को डिवाइड करना आपको 4750 से, तो ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर 1052.63 समथिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो 1052.63 अपन लेकर चलेंगे। अब इसको सीधा से क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है, इसमें क्या पूछा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो जो नॉर्मल क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट को। तो 4750 को अगर अपन 1052.63 जो भी आगे समथिंग मांगते हैं तो वो आप कंसिडर कर लेना, इंटू करते हैं अगर इसको 4700 से, तो 4700 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 4,94,000 सॉरी 49,47,368 यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। 49,47,368 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। और इसके बाद जो है अगर आपको नॉर्मल लॉस पूछे तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, एम नॉर्मल लॉस पूछे तो उससे भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको इसको प्रोग्रेस करना है पूरे क्वेश्चन को। आपको सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर चेक करा देखिए 49,47,368, ठीक है। इस तरह से अपन ने पूरा समझ लिया। अगर आप वो एबनॉर्मल लॉस पूछे तो एबनॉर्मल लॉस की भी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। ये बात जो है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा देनी। यहाँ तक अपन इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इलस्ट्रेशन 4 किससे रिलेट करता है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कन्वर्जन कॉस्ट अपन ने देखी थी टोटल कॉस्ट निकालने का मेथड, इसमें अपन कन्वर्जन कॉस्ट भी लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में अपन ने देखा था मटेरियल भी होता है, ओवरहेड भी होता है, ठीक है, लेबर भी होता है, ओवरहेड भी होता है, और मटेरियल भी स्टार्टिंग में अगर अपन उसको परचेज कर रहे हैं मटेरियल को, ठीक है, तो वो परचेज कॉस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो उस वो पूरा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट करता है। तो अपन को क्या करना है, सीधा सा
कि यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स का पर केजी यूनिट अपन को निकालना है, मटेरियल की कॉस्ट दी हुई, डायरेक्ट लेबर भी गिवन है और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड भी अपन को बोला गया कि फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी। इसने सीधा सा दे दिया कि नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से आपको फिक्स ओवरहेड जो है चार्ज करने हैं, और वो उसका अमाउंट भी गिवन है यहाँ पर 2 लाख केजीज इन 20 लाख के अमाउंट में। और आगे बोला गया कि 4000 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट द ईयर एंड, मतलब सीधा सा क्लोजिंग स्टॉक भी आपको गिवन है। तो सीधा सा अपन क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसके बेसिस पर इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो ये 200 तो हो जाती है अपने पास परचेस कॉस्ट, ठीक है 200। इसमें अपन क्या क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर जो कि अपन को डायरेक्ट गिवन है, ठीक है 40 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड अपन को गिवन है, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। पर यहाँ पर जो फिक्स ओवरहेड है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है 20 लाख की टोटल कॉस्ट अपन को गिवन है और 2 लाख की कैपेसिटी यहाँ पर अपन को गिवन है। तो 20 लाख को अगर डिवाइड करो आप 2 लाख से, तो यहाँ पर जो है 10 रुपीज़ पर केजी का अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 रुपीज़ पर केजी इस तरह से अपन लेंगे, 20 लाख जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर दी क्वांटिटी से 2 लाख से, इस तरह से अपन को एक बेसिस मिल गया, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट बांटने का फिक्स ओवरहेड का। और इसको अगर ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है 10 को ऐड कर देते हैं इसमें, इस तरह से ये टोटल निकल कर आएगा। सेम यहाँ पर जो है कैलकुलेशन की 200, 40, 20 और 10 ऐड किया है और 70 ये तीनों का कैलकुलेशन होकर इस तरह से टोटल अपने पास जो पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ रही है वो 270 निकल कर आ रही है। और जो क्लोजिंग स्टॉक में अपन को यूनिट्स गिवन थी वो 4000 गिवन थी, तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से, तो इस तरह से अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी 10,80,000, ठीक है। इस तरह से अपन ने इलस्ट्रेशन 4 भी कंप्लीट कर दिया है। अब अपन बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो बोला गया कि विच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर स्कोप ऑफ AS2। तो स्कोप 2 जो अपन ने देखा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, जो मैंने आपको बताया था कि केवल यहाँ पर रॉ मटेरियल कवर होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, तो जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये चीज़ें यहाँ पर इन्वेंट्रीज में AS2 में कवर नहीं करती है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला भी था, शेयर्स वाला भी था कि ये भी कवर नहीं होते, और स्टॉक इन ट्रेड जो कि कौन सा था यहाँ पर सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज होती है उसके तौर पर, वो भी यहाँ पर कवर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया मटेरियल एंड अदर सप्लाई जो कि हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन है इन्वेंटरीज के आर नॉट रिटन डाउन बिलो द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट और इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू। मतलब वो जो अपन ने देखा था कि फिनिश गुड्स को, मतलब जो रॉ मटेरियल रहता है उसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन, फिनिश गुड्स के बेसिस पर ही करते हैं। और वो जो यहाँ पर अगर कॉस्ट के बेसिस पर उसको वैल्यूएट किया जाए, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2 चीज़ें रहती है, तो अगर कॉस्ट के बेसिस पर अपन को करना है तो या तो वो जो यहाँ पर फिनिश गुड्स की कॉस्ट तक बिक जाए या फिर उससे ज़्यादा बिक जाए, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड आपको देखोगे, ऑल द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट में जो यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो अपन लेते ही नहीं है। तो इसके बारे में तो अपन ने देख लेता कि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो तो यहाँ पर ऐड होते ही है। एबनॉर्मल लॉस की यहाँ पर बात की गई, एबनॉर्मल लॉस होता ही नहीं है, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट जो कि यहाँ पर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के बाद में आती है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अपन कवर नहीं करते। तो इस तरह से 20 का आंसर हो जाएगा कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो यहाँ पर ऐड करते हुए चलते अपन। और पिछले वाले अभी जो इलस्ट्रेशन किया अपन ने उसमें भी यहाँ पर सेम पॉइंट कवर किया था। इसके बाद जो 4th पॉइंट बोला गया कि आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच इज़ जो है इनकरेक्ट, मतलब कौन से इनमें से इनकरेक्ट है। कि यही पॉइंट बोला गया कि स्टोरेज कॉस्ट विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन इंक्लूड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यहाँ पर इंक्लूड होती है, तो ये क्या सही पार्ट है। स्टोरेज कॉस्ट तो वैसे कि अपन लेते नहीं है, अब वो लेते क्यों नहीं है, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट वैसे तो क्या किसका पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन तक लाने का पार्ट रहता है उसके बाद वाला पार्ट होता है। पर यहाँ पर बोला गया है देखिए नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जब भी ये पॉइंट यहाँ पर गिवन है और मैंने आपको नोट्स में बताया वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि जब भी नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो उसको अपन जो है उससे जो नेसेसरी कंडीशन वाला अपन ने पॉइंट देखा था उससे पहले वाली प्रोसेस में डालते, ठीक है, जब भी नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए ये आंसर भी सही है। आगे बी पार्ट में क्या बोला गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो एडमिन ओवरहेड तो अभी अपन ने इंक्लूड किए ही थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। आगे बोला गया कि फुल अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का अपन यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लेते ही है। और डी में बोला गया एडमिन ओवरहेड आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो अपन लेते ही नहीं है। तो डी वाला एक बार स्टेटमेंट आपको सही से पढ़ना है और बताना है कि ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, इसका रीज़न आपको बताना है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक जो एमसीक्यू मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया है। उसके बाद जब अपन आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 पर,
तो इसमें बोला गया है कि कैपिटल से लिमिटेड है वो नॉर्मल वेस्टेज बता रही है यहाँ पर 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ड्यूरिंग द ईयर 11-12 जो है कंपनी यूज़ करिए 12,000 मेट्रिक टन। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो कि अपन ने कॉन्सेप्ट किया था, कौन सा, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस वाला, जो लास्ट इलस्ट्रेशन भी था अपने पास। ठीक है, सेम यहाँ पर इलस्ट्रेशन यहाँ पर गिवन है। कंपनी यूज़ करिए 12,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल का, और उसकी कॉस्टिंग कितनी है 150 पर मेट्रिक टन। आगे बोला गया कि एट द एंड ऑफ ईयर जो 630 मेट्रिक टन जो है वेस्ट यहाँ पर निकल कर आया। इसमें नॉर्मल भी इंक्लूड है, एबनॉर्मल भी, और जो अकाउंटेंट है वो वांट्स टू नो दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स, और एक्सप्लेन करना अपन को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS2, और ट्रीटमेंट इसका बताना है। अब देखिए इसमें तीनों का ट्रीटमेंट पूछा है, नॉर्मल लॉस का भी, एबनॉर्मल लॉस का भी, और अपन को जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी पता लगाना है। तो सीधा से यहाँ पर जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन है वो नहीं पूछेगी, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ही आपके पूछा गया। तो चलता है, मैंने आपको जो थंब रूल बताया था वो ध्यान रखना है। सबसे पहले जितनी भी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है 12,000 यहाँ पर गिवन है, उसको बाइफरकेट कर लो। ठीक है, इसमें नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी और एबनॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से 3 पेजेस में यहाँ पर उसको बाइफरकेट कर लेना है। तो 12,000 के अपने पास थी, उसमें से 4% यहाँ पर निकल कर आ रहा था क्या, नॉर्मल लॉस। तो 4800 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस 4800 का, और टोटल वेस्टेज यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा था, सॉरी 480 का होगा शायद, हाँ 480 का यहाँ पर होगा। तो 480 का अगर ये हो रहा है और 630 टोटल लॉस है, तो 630 में से अगर अपन 480 घटा दें यहाँ पर, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 150 का। ठीक है, अब इन दोनों को अपन घटा दें 12,000 में से, तो 150 प्लस 480 माइनस 12,000, तो अपने पास जो है नॉर्मल क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी कितनी, 11,370। तो इस तरह से अपन ने निकाल लिया, इसका बाइफरकेशन कर लिया। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस अपन को करनी होती थी, टोटल कॉस्ट निकालो, उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, और क्वांटिटी कैसे निकालनी वो अपन बताइए। टोटल कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले कि इनपुट में 12,000 मेट्रिक टन डाला गया था, और हर एक मेट्रिक टन का यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कितना था, 150 का। तो टोटल अमाउंट निकल कर रहा था यहाँ पर 18 लाख का। 18 लाख का यहाँ पर निकल चुका है। उसको डिवाइड करना है क्वान्टिटी से। क्वान्टिटी कैसे निकालनी होती है, टोटल वाली क्वान्टिटी लो, यहाँ पर कितनी गिवन है, 12,000 की गिवन है, इसमें से लेस करना है आपको केवल नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी, और नॉर्मल लॉस वाली यहाँ पर आइडेंटिफाई की है अपन ने 480। ये तो 12,000 में से अगर 12,000 यूनिट्स में से अगर 480 यहाँ पर लेस करें तो 11,520 की क्वांटिटी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। इसको डिवाइड कर दे यहाँ पर 11,520 से, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 11,520, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है 156.25 पर यूनिट, पर मेट्रिक टन जो भी है पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करना, आप देखिए पूछा क्या क्या क्वेश्चन में, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना निकल कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 156.25 से, 156.25 इंटू 480, तो 75,000, और एबनॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई करो 156.25 से, 156.25 मल्टीप्लाई विथ 150, तो ये निकल कर आ रहा है अपने पास 23,437.5। ठीक है, तो इस तरह से अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया है। इसको आपको कैलकुलेशन के तौर पर जो है क्वेश्चन में दिखाना ही पड़ेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखोगे कि जो भी नॉर्मल लॉस होता है उसको अपन पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाकर अपन एडजस्ट कर देते हैं, जो भी अपनी पर यूनिट कॉस्ट होती है उसमें। पर जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो अपने पास कॉस्टिंग P&L में जाता है, या फिर P&L में आप लिख सकते हो, कॉस्टिंग P&L नहीं लिखोगे, वो अपना जो है कॉस्ट में देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट यहाँ पर P&L में जो भी लॉस होता है वो उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और नॉर्मल लॉस का पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा दिया जाता है। और बाकी का जो यहाँ पर वैल्यूएशन अगर क्वेश्चन में पूछता है तो बाकी रिमेनिंग नॉर्मल वाली क्वांटिटी का अपन वैल्यूएशन करके दिखा देंगे। आप दिखा सकते हो वैसे नॉर्मली भी अगर पूछा नहीं। इस तरह से अपना क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 7th वाले क्वेश्चन की। देखिए 7th वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो अपन ने देखा था रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फिनिश गुड्स WIP इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी जो यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। और आपको बेसिस भी पता चल जाएगा कि जो रॉ मटेरियल अपन कैलकुलेशन करते हैं उसका बेसिस अपन फिनिश गुड्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है, देखिए मिस्टर मेहुल जो है यहाँ पर, मिस्टर मेहुल जो है उन्होंने गिव किए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट करते हैं यहाँ पर, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 11 को, और हिज फैक्ट्री प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट एक्स है, यूजिंग रॉ मटेरियल ए, मतलब रॉ मटेरियल ए वो अपनी प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे क्या बोला गया, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे कि जो 600 यूनिट्स है किसकी, रॉ मटेरियल की,
रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर बोला गया रॉ मटेरियल कौन सा है, रॉ मटेरियल ए है, और वो परचेज किया गया यहाँ पर 120 पर यूनिट पे, और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या पे बताई गई यहाँ पर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31 मार्च 11 वो 90 पर यूनिट बताई गई है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाऊँ, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करते थे, रॉ मटेरियल के कैलकुलेशन करते थे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो भी यहाँ पर लोअर होता था वो यहाँ पर वैल्यूएशन बेसिस बनाकर चलते थे। और ये कैसे डिसाइड करते थे कि कॉस्ट हो गया या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो अपन फिनिश गुड्स के बेसिस पर देखते थे, ठीक है। फिनिश गुड्स अगर अपन सेल कर पा रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट से ज़्यादा पर या कॉस्ट पर, ठीक है, तो अपन कॉस्ट को बेसिस बना लेते थे। और फिनिश गुड्स यहाँ पर कॉस्ट से कम पर सेल हो रहे हैं, ठीक है, तो उस बेसिस में अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बेसिस बनाकर चलते थे। इसके बाद जो है अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला गया कि 500 यूनिट्स ऑफ इसकी पार्टली फिनिश गुड्स की, ठीक है, पार्टली फिनिश गुड्स को जो है अपन नाम देते हैं WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वो प्रोसेस में है, वो प्रोडक्शन एक्स से बनाया जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स से बनाया जा रहा है, ठीक है। और कॉस्ट जो इनकर्ड हो चुकी है टिल द डेट वो कितनी है 260 पर यूनिट, और यूनिट तो वो अगले साल अगर कंप्लीट होगी इसके लिए अपन को जो एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी वो 60 पर यूनिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्टली फिनिश गुड्स और WIP का वैसे तो सेम होता है, पर पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि WIP का अपन कैसे करते हैं, तो WIP के कैलकुलेशन के लिए अपन को कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट और NRV विचेवर लोअर करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि WIP और फिनिश गुड्स का ये फॉर्मूला सेम रहता है, बस उनकी NRV की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। इसमें अपन NRV की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो भी सेल्स वैल्यू होती है यानी कि सेलिंग प्राइस भी आप ले सकते हो, उसमें से अपन लेस करते हैं सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। उसको लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाती है, NRV आ जाती है किसकी, फिनिश गुड्स की। में से अपन को लेस करना पड़ता है फर्दर कॉस्ट अगर आप लेस कर देते हो, इस फर्दर कॉस्ट को लेस करने के बाद आपके पास जो NRV है WIP की वो कैलकुलेट होकर आ जाती है, ठीक है। इस तरह से अपन पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर प्रोग्रेस करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के जो है उस केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया था कि 1500 यूनिट्स है वो किसके, फिनिश्ड प्रोडक्ट की, मतलब इसके बेसिस पर ये इसका तो वैल्यूएशन खुद का फिनिश्ड प्रोडक्ट का तो होगा ही, और इसके बेसिस पर अपन किसका भी करेंगे, रॉ मटेरियल का भी करेंगे, ठीक है। तो फिनिश प्रोडक्ट अपन सबसे कैलकुलेट करेंगे पूरी प्रोसेस में, और 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स यहाँ पर बनाया गया है जिसकी टोटल कॉस्ट इनकर्ड है 320 पर यूनिट पर। और देखिए इसकी सेलिंग प्राइस जो अपन को चाहिए होती है NRV को कैलकुलेट करने में, वो भी यहाँ पर बताई हुई है कि एक्सपेक्टेड NRV जो कि प्रोडक्ट एक्स की है वो 300 पर यूनिट यहाँ पर बताई हुई। और सीधा सा अपन से पूछा क्या है, देखिए डिटरमाइन करना है हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 31 मार्च 11 को, और साथ ही अपन को वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री पे यहाँ पर बतानी है, यानी कि रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स को जोड़ दें तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अपने पास चल जाएगी, ठीक है। एक एक की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट के बेसिस पर ही अपन रॉ मटेरियल का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट देखिए, तो कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है 320 पर यूनिट, और टोटल यूनिट्स कितनी 1500। तो सीधा सा आपको मल्टीप्लाई करना है, 1500 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,80,000 का अमाउंट अपने पास कॉस्ट निकल कर आती है किसकी, फिनिश्ड गुड्स की। और इसका कैलकुलेशन आप जो है पर यूनिट बेसिस पर भी कर सकते हो, वैसे भी कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में अपन ने क्या आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर दी है, और वो कितने निकले यहाँ पर 4,80,000। अब अपन को इसकी NRV डिसाइड करनी है, ठीक है। NRV अपन कैसे निकालते हैं, जो भी सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग वैल्यू अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, सेलिंग वैल्यू में से अपन क्या लेस करते हैं, तो सेलिंग वैल्यू आइडेंटिफाई करो, 300 को 1500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1500 इंटू 300, यहाँ पर 4,50,000 अपने पास निकल कर आता है, 4,50,000। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं किए, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंस गिवन नहीं किए, सीधा से अपने पास जो सेलिंग प्राइस सेलिंग वैल्यू है वही अपनी NRV भी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप लोअर देखोगे दोनों में से क्या निकल कर आएगा यहाँ पर 4,80,000, सॉरी 4,50,000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर जो सेल वैल्यू है वही अपनी जो यहाँ पर फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन का बेसिस। के बाद अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि WIP के कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले अपन को क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो अपनी कॉस्ट आ रखी है, कॉस्ट कितनी आ रखी है 260 पर यूनिट, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 260 पर यूनिट से 1,30,000 का अमाउंट यहाँ पर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। और अपन को NRV ऑफ इसकी भी निकालनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपन को कितनी गिवन है, वही सेम 300 को मल्टीप्लाई करो कितने 500 यूनिट से, तो 1,50,000 के यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाती है। और इसमें से अगर आप सेलिंग एक्सपेंस लेस करो तो सेलिंग एक्सपेंस कुछ भी थे ही नहीं, तो 1,50,000 ही जो यहाँ पर फिनिश गुड्स की NRV निकलती है।
और इसमें से आपको क्या लेस करना है, फर्दर कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 60 पर यूनिट, तो 60 इंटू 500। और मैंने आपको पहले ही बोला पर यूनिट के बेसिस पर भी आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 30,000 का यहाँ पर अमाउंट निकल कर आता है। और यहाँ पर कितना कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर 1,20,000 का। और दोनों में से अगर यहाँ पर लोअर देखा जाए तो लोअर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1,20,000 ही, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का और WIP का अपन को पता चल चुका है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर कॉस्ट जो रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करता है वो कैसे लेते हैं कि फिनिश गुड्स को अगर आप कॉस्ट से ज़्यादा में बेच पा रहे हो या फिर कॉस्ट के बराबर में बेच पा रहे हो तो आप कॉस्ट को बेसिस लोगे। तो कॉस्ट यहाँ पर पता लगाओ कि फिनिश गुड्स की कितनी है। तो कॉस्ट तो आप देखोगे यहाँ पर 4,80,000 है, पर अपन बेच पा रहे हैं केवल 4,50,000 में, यानी कि अपन कॉस्ट से भी कम में बेच पा रहे हैं। तो अपना जो वैल्यूएशन का बेसिस रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये वाला केसेस है यहाँ पर। और इस केस में अपन क्या लेते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पर वैल्यूएशन का बेसिस लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो रॉ मटेरियल का यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर यूनिट वो 90 पर यूनिट गिवन है। और इसके हिसाब से अगर 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 90 पर यूनिट से, तो 54,000 यहाँ पर रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन होकर आएगा, ₹54,000। और तीनों को अगर आप जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी आपके सामने। तो 54,000 के 54,000 में ऐड करेंगे अगर 1,20,000 और ऐड करेंगे 4,50,000, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आएगी कितनी, 6,24,000, ठीक है। इस तरह से अपनी ये जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन हो चुकी है। और आपको सीरियस अपना जो कॉस्ट है, मतलब जो सॉरी AS2 का बेसिक फार्मूला है वो आपको लिखना है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV और रिप्लेसमेंट जो रॉ मटेरियल है उसके केसेस में अपन क्या परफॉर्म करते हैं, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर ये कैलकुलेशन करो, उसके बाद आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि ऑन 31 मार्च 11 एक बिजनेस फर्म है जो कि फाइंड करी दैट कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स, मतलब जो WIP की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये किस कब डेट पर बात की जा रही है, जो 31 मार्च है उसी तारीख को। और ये बताइए यहाँ पर इसकी कॉस्ट यहाँ पर 530 पर यूनिट। और द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 11-12 बाय एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310, और द फिनिश्ड यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन 750 पर यूनिट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज, जिसको अपन सेलिंग एक्सपेंस का नाम देते हैं, ऑन सेलिंग प्राइस। आगे बोला गया कि फर्म सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच जो अनफिनिश्ड यूनिट्स है शुड बी वैल्यूड एट 31 मार्च 11, मतलब जो WIP का वैल्यूएशन है वो 31 मार्च 11 को अपन को करके बताना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और अज्यूम करना है दैट पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स कैन नॉट बी सोल्ड सेमी फिनिश्ड फॉर्म, मतलब जो उसको सेमी फिनिश्ड फॉर्म में अपन बेच नहीं सकते। और NRV जो है जीरो बताइए विदाउट फर्दर प्रोसेस, मतलब जो है जब तक आप उसको फर्दर प्रोसेस यहाँ पर नहीं करोगे तब तक उसकी NRV जीरो है, आपको उसको बीच में बेचने का यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आप जो है जब उसको पूरा कर लोगे प्रोडक्ट को बनाकर तभी आपको जो है वो पूरा बेच सकते हो आप उसको, और उसके NRV भी तभी आपको आइडेंटिफाई हो पाएगी। ये सीधा सा ये बताया गया, यानी कि अपन को जो कैलकुलेशन करनी है वो पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि WIP करनी है। और WIP में अपन ने यहाँ भी देखा है, देखिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो अपन सेम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी NRV कैसे निकालते हैं वो सेम कैलकुलेशन पर यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ 5, तो जो पार्टली फिनिश गुड्स है वो कितनी है यहाँ पर 530, और जो टोटल यूनिट्स यहाँ पर नहीं गिवन है तो आप पर यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर भी ये पूरा जो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो पर यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर अपन करते हैं तो WIP के कैलकुलेशन के लिए जो है दो बाइफिकेशन किए जाते हैं, कॉस्ट और NRV, ठीक है। कॉस्ट तो यहाँ पर सीधा सीधा गिवन है 530 पर यूनिट, और NRV अपन को निकाल नहीं है। तो NRV के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अपन को लेस करना है क्या, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर गिवन है 750 की, उसमें से सबसे पहले सेल्स एक्सपेंस लेस करो, तो 750। दूसरा पेन चूज करते हैं अपन, देखिए 4% जो यहाँ पर ब्रोकरेज सेलिंग एक्सपेंस के तौर पर अपन दे रहे थे, तो 750 का 4% निकाला जाए यहाँ पर तो 30 यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर 750 में से 30 गए तो 720 यहाँ पर निकल जाता है, जो कि क्या हो जाता है यहाँ पर फिनिश गुड्स की NRV। और इस फिनिश गुड्स की NRV में से आप फर्दर कॉस्ट यहाँ पर लेस कर दो, आपके पास WIP की NRV निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो 720 में से अपन को लेस करना है, देखिए फर्दर कॉस्ट कितनी है अपने पास कि फर्दर कॉस्ट यहाँ पर फर्दर एक्सपेंडिचर 310 का आने वाला है, तो 310 यहाँ पर इसमें से लेस करोगे 720 माइनस 310,
तो 410 का यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ जाता है। अब देखिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी मैंने आपको बताया, देखिए लोअर कौन सा है यहाँ पर, WIPF एनआरवी यहाँ पर लोअर आ रही है, तो 410 के बेसिस पर इसका वैल्यूएशन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला लास्ट क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में भी आया होगा कैसे आपको पूरा प्रोग्रेस करना है, थोड़ा सा एज की डिटेल लेनी है आपको, और वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो डिटेल लेनी है, फिर आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इस तरह से अपना पूरा एज 2 भी कंप्लीट होता है। होप्स आपको वीडियो भी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जो जरूर से रेफर कीजिएगा, और चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही वन शॉट वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे इससे रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उन पर दिया। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।